मैं भी मेरे बच्चों में देखता हूँ मेरी तस्वीर। जब कहते हो उनको, जब वो बैठे कुछ काम करते मैं दूर से देखते रहता हूँ, लगता है यार मैं भी ऐसा ही रहूँगा इस उम्र में। ये संक्रमण पड़ी होगी आपने, जो नसीर भाई ने बहुत अच्छा प्ले किया था उसमें। नसीर भाई थे, सीमा पावाजी थी, जमील खान था, ब्यूटीफुल प्ले। ये वही है, डीएनए। और आपको, आपने अपने पिता की कुछ आदतें? हाँ, उनको भी ये था कि बच्चों के लिए कुछ करना, उन्हें पैसे के बारे में सोचने का नहीं। वही बात जिसने 300 रुपये निकाल के दे दिया था। मैं तो ये कहूँगा आपको कि मैं उतना प्यार करता था उनको कि जब वो चल बसे तो 2-3 दिन के बाद में मेरी माँ से पूछा कि मैं उनको इतना प्यार करता हूँ तो मेरे प्यार में कहीं कमी होगी, क्योंकि ये चल बसे और मेरी सांस अभी भी चल रही है। He was a amazing guy, self-made man, absolutely। और जिन्होंने मेरी जनेऊ के अंदर पूरा बैंक बैलेंस साफ कर दिया था, क्योंकि वो जो कॉम्पेंसेशन मिलता है जी। उनकी 20 साल की सर्विस थी, उनका कॉम्पेंसेशन मिला था, वो पूरा मेरे जनेऊ में लगा दिया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपके लिए कुछ छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ये है बस्तर इन अ बॉक्स। तो ये स्लो बाजार की ओर से बस्तर इन अ बॉक्स जी। तो बस्तर के आदिवासियों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं बहुत सारी। बात है यार, ब्यूटीफुल। ये ढोकरा आर्ट है और ये वहाँ की कुछ चीज़ें हैं। दिस इज बस्तर कॉफ़ी। ओहो। तो बस्तर में उन्होंने कॉफ़ी उगानी शुरू की जहाँ पर होती नहीं थी। दिस इज कैश्यू। बस्तर में कॉफी होगा फिर? हाँ, प्लांटेशन गुड। ये नई चीज़ है, क्योंकि वहाँ उन्होंने इसको ये इमली है, टैमरिंड। ओह, इमली। जी 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 जी। और ये ट्रेडिशनल ढोकरा आर्ट है, देश के कई हिस्सों में होती है, बस्तर में भी बहुत। ये हाथ से है, तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं स्लो बाज़ार के थ्रू प्रमोट करने की। हमारा 10,000 क्रिएटर्स प्रोजेक्ट है उसके तहत। तो ये आप कभी फुर्सत में लिखना चाहें तो। आई एम टर्निंग स्लो। क्या टाइटल है। वाह 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 वाह। हाँ, ये काम आएगा मुझे, ये काम आएगा मुझे। और ये आपको अगर मेरी हुडी से जलन हो रही हो तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अगर मैं एक अनजान व्यक्ति हूँ जो आपसे एक पार्क में मिला हूँ, तो कौन है परेश रावल? परेश रावल एक बिल्कुल आम आदमी जो ऑनेस्ट रहना चाहता है,
अच्छा काम करना चाहता है, जिस फील्ड में भी है वो, अगर मैं कारपेंटरी में हूँ तो भी मुझे वहाँ पे अच्छा काम करना है, और मैं एक्टर हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी दूर तक जाती है, तो आवाज़ का मैं अच्छा उसका फ़ायदा उठा सकूँ, उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकूँ, कुछ चेंज ला सकूँ। चेंज माने कि जो कुछ बिगड़ा हुआ है वो तो तुरंत हम सुधार नहीं सकेंगे, लेकिन एक अवेयरनेस भी आ जाए कि बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारना है, वो वहाँ तक मैं अगर मैं लेके आऊँ अवेयरनेस। एंड एज अ नागरिक मैं मेरे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, सबको साथ में लेकर, यही एक आई वुड लाइक टू बी नोन इन डीप डाउन, बिकॉज आई एम एन एक्टर, आई वुड लव टू बी नोन एज एन एक्टर्स एक्टर। एक ये मेरी एक वो है धगश या ध्येय कहिए या गोल कहिए। तो लेगेसी महत्वपूर्ण है आपके लिए? कुछ सर लेगेसी महत्वपूर्ण, अगर आप इंस्पायर कर सको तो, नॉट ओनली एज एक प्ले कार्ड प्लेक उसकी नहीं कि पैदा हुए वो नहीं, बट अगर मैं इंस्पायर कर सकूं किसी को तो लेगेसी महत्वपूर्ण है, नहीं तो नहीं। कितनी फिल्में हो गई होंगी अब तक? ओही बाप रे, आई थिंक 350 प्लस, आई सपोज सो। पहला दिन याद है जब आप या फिल्म में कैमरे के सामने गए? वो मेरे जो साथी कलाकार थे सब, जी। पहली फिल्म थी मेरी होली, छोटा रोल किया था उसमें, पर नीरज था, आशुतोष था, केतन भाई के साथ मैंने, केतन भाई ने मेरा ड्रामा डायरेक्ट किया था। क्या होता था कि केतन भाई जब भी मेरा पहला ड्रामा होता था, पहला शो, तो केतन भाई आते थे और फिर डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, और उनके क्रिटिसिज्म मुझे बहुत मज़ा आता था क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता था, फालतू का नहीं। तो मैंने एक बार उनसे कहा, यार आप हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हो, व्हाई डोंट यू डू अ प्ले विथ मी। तो हम लोगों ने प्ले किया था, वन फ्ली ओवर द ककूस नेस्ट का प्ले किया। अच्छा। तो बाद में वो होली कर रहे थे जी। और भवनी भवाई में भी मैं इन्वॉल्व था, जो डबिंग बबिंग करवानी थी उसके अंदर, मिर्च मसाला के अंदर मैं छोटा रोल भी कर रहा था। तो मुझे अच्छी तरह याद है सब, क्योंकि डायरेक्टर है मेरे चहीते और बाकी सब मेरे कलाकार मित्र, NM कॉलेज के थे, नीरज, आशुतोष, आमिर, सब। तो आई रिमेम्बर द डे करेक्टली किया। और क्या ये थिएटर के बाद जो नया अध्याय शुरू हो रहा था, ये किस तरह से अलग था? ये मीडियम किस तरह से अलग था आपके लिए? हाँ, सच पूछा जाए तो मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, न उतनी समझ थी, और इसको कैसे मैं डिफरेंशिएट करूं या क्या इसमें लगता है, तो कैसा करना चाहिए, वो कोई ज्ञान ही नहीं था। आई वाज जस्ट लर्निंग, लुकिंग एट देम एंड ऑल दैट। बट ये थिएटिकल परफॉर्मेंस है, ये फिल्म के लायक परफॉर्मेंस है, वो समझ नहीं थी। और मुझे ये था कि भी अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो केतन भाई बोलेंगे, तो केतन भाई ओके ओके चलता रहा। तो मुझे वो ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे जैसे समझ आने लगी, तब तो भैया ये करो वो करो, उसको इंटरनलाइज करो। इंटरनल कैसे कर से, ये मेथड क्या है, वो भी समझ में नहीं आता था। तो लोगों को पूछ पूछ के भैया जितना हो सके उतना इम्बाइब करो, उसको अपने अंदर उतार दो। जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हिसाब से मैं सीख रहा था। वो डेफिनेट कोई मेथड मैंने अप्लाई किया ऐसा कुछ नहीं था। राइट। तो उस समय की कौन सी परफॉर्मेंसेस हैं जो आपको याद आती हैं, जो प्रिय हों आपको उस शुरुआती दौर की? हाँ, वो शुरुआती दौर के, एक तो अर्जुन ऑफ कोर्स, फिर डकैत, राइट, फिर एक स्वयं का नाम की मैंने छोटी पिक्चर की थी, महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी। वो स्वयं मुझे इसलिए याद है क्योंकि
वो जो मैं ट्राई कर रहा था मुझे इतना अच्छा लगा था वो मेथड। और वहीदा जी के साथ मेरा सीन था। बाद में जब वो सर पिक्चर की कास्टिंग हो रही थी तो आई वॉज, मुझे पहले बुलाया नहीं था, खाली नसीर भाई थे उसमें। तो महेश भट्ट को साहब को नसीर भाई ने बोला यार परेश को ले लो, उसने स्वयं में कितना अच्छा किया था। तो मेरे लिए अंडरलाइन होगा, हाँ यार तो मैं जो करता था वो अच्छा था। तो नसीर भाई ने नाम सजेस्ट किया है। फिर सर आई, फिर सरदार आई, फिर वहाँ से शुरू हुआ धीरे धीरे करके। इनिशियली जो ये था ये 3-4 फिल्में थी। और इनके पात्रों के बारे में कुछ आपको किसी में ज़्यादा अच्छा लगा हो या जिस पर ज़्यादा मेहनत की हो, चैलेंज लगा हो? इसलिए क्योंकि कभी बायोपिक मैंने की नहीं थी। और दूसरी बात, कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो जाए तो भी वो गलत हो सकता था, उसके इम्प्लीकेशन बहुत गलत हो सकते थे। क्योंकि सरदार के कैरेक्टर में अगर आपने गलत कैरेक्टराइजेशन किया है, इंटरप्रिटेशन किया है तो, और इसको कैसे अप्रोच किया जाता है वो मेथोडोलॉजी भी मेरे पास तो थी नहीं। अभी केतन भाई के साथ काफ़ी फोटो रीडिंग की हमने। अच्छा। और धीरे 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 पिक्चर इमर्ज होने लगा और मैं पढ़ता गया, उनकी जो स्पीचेस वगैरह वो मैं सुनता गया। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो असर होने लगा था। तो और फिर वो मेकअप बेकअप की बात आई, उसने मुझे काफ़ी तंग कर दिया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हमारे पास वो टेक्निक थी नहीं, वो साधन थे नहीं। मैं सुबह 3 बजे मेकअप के लिए उठता था। अच्छा। कुर्सी में बैठता था और फिर 9 बजे मेकअप करके मैं निकलता था। ओह हो। 6 घंटे 5 घंटे। और वहाँ जाता था, वहाँ पे जहांगीर चौधरी कैमरामैन होते थे। यूज्ड टू लुक इनसाइड द कैमरा, नो गो बैक, वापस चला जाता था। इसमें बुरा तो ये, दूसरी बात बुरी ये हो गई कि क्योंकि मैं एंग्जाइटी इतनी थी कि ये सही होगा कि नहीं होगा, और मैं सिगरेट नहीं पी सकता था तो मैंने तंबाकू खाना शुरू कर दिया, मुंह में डाल के बैठ जाता था। तो तंबाकू की आदत लग गई। वो तो एक गलत साइड इफेक्ट हुई जी। पर ये हमेशा क्या होगा क्या नहीं होगा। बाद में मैंने धीरे धीरे बोला केतन भाई को, केतन भाई डिस्कार्ड ऑल दिस थिंग्स। फिल्म के अंदर भी एक विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ होता है। हमको पता है मसलन कि भाई हमको पता है अमरीश जी को बाल नहीं है, फिर भी अमरीश जी विग लगा के आते हैं, हम मान लेते हैं। तो वैसे यार बोल दिया हमने, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन उसको नोज लगाओ, आई पीस लगाओ, लिप पीस लगाओ। मुझे लगा था मैं जैसे डनलोप का टायर होते जा रहा हूँ, इतने इतने रबर पीसेस फिट करते थे। तो बहुत तंग आ गया। तो और मैंने बोला ये मेरे परफॉर्मेंस पे 100% असर करेगा। इतनी एंग्जाइटी, इतनी एनर्जी, इतनी दहशत के साथ मैं कैमरा के सामने खड़ा रहूँगा और कहीं को गलत एंगल दे दिया तो एंगल तो सही नहीं है ना, कहीं ये तो नहीं दिखेगा, ये तो नहीं दिखेगा। तो मैंने यार, बट उसके अंदर एक ये हुआ कि एक विक्रम गायकवाड़ करके असिस्टेंट था जी। उसने डरते डरते एक दिन बोला कि सर मैं ट्राई करूं। बोला बेटा सबने कर लिया, तू भी कर ले अभी। उसने ट्राई किया, ही केम क्लोज टू व्हाट वाज रिक्वायर्ड। बट उसको ही वाज जूनियर, तो उनके सीनियर उसको अलाउ नहीं करते। अरे ये कैसे करेगा? तो बाद में मैंने भी फतवा निकाला, करेगा तो भी विक्रम ही करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। तो ही ऑल्सो गॉट द कॉन्फिडेंस कि आर्टिस्ट मेरे साथ है। तो करा के हम पहुँचे। बट ये बाद में थोड़ा मैं शांत होते गया, थोड़ा परफॉर्मेंस पे ध्यान आ रहा, क्योंकि मेकअप का जो टाइम है वो सीन के बारे में सोचने का, कैरेक्टर के बारे में सोचने का। अब वो समाधि अवस्था में चले जाते हैं, तो उतना मैं कर सका थोड़ा बहुत। और किसी कैरेक्टर में इतनी उस दौरान जद्दोजहद? उतना तो नहीं हुआ था। क्या कि थिएटर की ट्रेनिंग और कुछ चीज़ें आपको आसान लगती है और आप कर देते हैं, पर कुछ चीज़ें होती है जो आपकी बॉडी के बाहर की होती है। जब सरदार पटेल टोटली आउट ऑफ माई सिलेबस, आउट ऑफ माई ऑर्बिट, तो उसके अंदर मुझे जोर लगाना पड़ा। दूसरी बात ये कि लोगों ने बोल दिया था तो विलन का रोल है तो कबाड़ा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, थोड़ी बहुत तो असर होती है। माई कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ इज वेरी वेरी गुड, बट कभी कभी कुछ तो असर होती है बात। तो इसलिए मैं थोड़ा
उसमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाया था। क्या ये जो कई सारे आपने जैसे बताया कि विलन के रोल्स आपने किए, उसको आप रिग्रेट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए वो ट्रेनिंग ग्राउंड था। इतने घटिया किस्म के रोल आते थे। अच्छा। कि उसको कैसे इफेक्टिवली पुल ऑफ करना है, कितना अम्यूजिंग बनाना है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँ, जो ये जो 350 प्लस फिल्म है, उसमें से 10 या 12 फिल्म है जो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पसंद है, लेकिन बाकी की जो फिल्म है तैयारी थी नहीं, उनका योगदान ये है कि मैं सरदार पटेल नाम की फिल्म कर सकता हूँ। उन फिल्मों की वजह से मेरा किचन चलता है, मेरा घर चलता है। उनकी वजह से मैं रोड टू संगम जैसी फिल्म कर सकता हूँ, या जो अलग किस्म की फिल्में कर रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ। तो उनका तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन फिल्मों का। ट्रेनिंग ग्राउंड भी थी मेरे लिए कि क्या अलग अलग करके निकले, इसको कैसे अम्यूजिंग बनाए, ये कैसे लगाए हम, वो सब। तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। रिग्रेट इसके लिए कि यार यू हैव अ, आपके पास अच्छे कलाकार है तो उनको आप अच्छा रोल क्यों नहीं देते हैं करने के लिए, लिखने की मेहनत क्यों नहीं करते हैं, ये होता था। लेकिन मैंने सोचा भैया ये मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं उसके लिए क्यों अपना खून जलाऊं। तो मैंने अपने आप को इस हिसाब से दूर रखा, तो मैं बच गया। नहीं तो क्या होता है, इंडस्ट्री तो तैयार है आपको लेबल चिपकाने के लिए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या मर्जी है, उस हिसाब से आपको करना चाहिए। नहीं, ये भी जो आपने कहा कि राइटिंग पे और मेहनत क्यों नहीं करते अगर आप एक अच्छा कलाकार है। हम फालतू के पैसे फालतू लोगों को देते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट लेकर आता है, जो जन्म देता है, उसको ही पैसे नहीं देते। थैंक गॉड टू सलीम जावेद साहब, लेकिन उसके बाद वो भी बंद हो गया। सलीम जावेद साहब को जो पैसे लेने थे ले लिए उन्होंने, उसके बाद नहीं मिले किसी को इतने पैसे। करेक्ट। राइटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, नहीं करें हिंदी सिनेमा ने, क्योंकि मैं कहा ना चोरी का माल आता था ना। नाम एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन मानेंगे। नाम और कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म अर्जुन थी, डकैत थी, उसमें मुझे बहुत अच्छी क्रेडिट भी एज एन एक्टर। नाम और कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म। और मुझे जब अर्जुन रिलीज़ हुई थी तो सलीम साहब ने मुझे बुलाया था और मैं पहली बार गया था। सलीम जावेद इतना बड़ा नाम है, तो मैं गया, सुबह 10:30-11 बजे बुलाया था और उनके घर की खासियत है उनके घर के दरवाजे खुले ही रहते। तो मैं गया, थे वो 11 बजे से लेकर करीब मैं 2.5-3 घंटे बैठा। 2 बार उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए पूछा, चाय पिलाई, बड़े प्यार से क्या करते हो, कौन से ड्रामा किए, किरदार क्या, सब पूछा। ऐसे न्यू कमर नहीं बट ऐसे आर्टिस्ट उन्होंने मुझे में इंटरेस्ट लिया और कहा कि मैंने देखी अर्जुन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया। बोलते फिलहाल तो मैं कोई फिल्म लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ लिखूंगा और आपके लिए कुछ होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। लेकिन हम मिलते रहें। और जब नाम उनके पास आई तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया ये रोल है, ये करोगे आप? ना ठीक है, करूँगा मैं। दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। और कॉमेडी इतनी एफर्टलेसली, उसके बारे में बताइए। एक तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत ट्रेट आप में होना चाहिए जी। दूसरी बात ये है कि कुछ मटेरियल के साथ आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। और हमारे वहाँ फिर भी हाई कॉमेडी वाली कॉमेडी नहीं लिखी जाती है। परफॉर्म करने की तो बात दूर है। थोड़ी स्लैपस्टिक होती है, थोड़ी डायलॉग ओरिएंटेड होती है। राइट। हमारे वहाँ तो हमारी ज़्यादातर फिल्में डायलॉग ओरिएंटेड है, डायलॉग बाजी। करेक्ट। वो बाजी वाली जो बात है ना, तो उसमें हाई कॉमेडी को तो स्कोप नहीं है। बहुत कम फिल्में आती है, कभी कभार आ गई तो वो करना आई थिंक उतना कुछ मेहनत वाला काम नहीं है, मुझे नहीं लगता। और जब लोग बोलते हैं कि ये टाइमिंग, भाई टाइमिंग तो हर एक्टिंग के अंदर चाहिए, टाइमिंग तो एसेंशियल है। बिल्कुल। अब ट्रेजिक रोल करते हो या विलन के रोल करते हो, टाइमिंग तो होना ही चाहिए। विदाउट टाइमिंग तो माने यू आर अ म्यूजिशियन विदाउट इंस्ट्रूमेंट, ऐसी बात हो गई। तो टाइमिंग तो होना ही चाहिए। वो बाबू भाई तो हाँ, पर बाबू भाई करने का मजा इसके लिए आया था कि एक
एक नया किरदार, नई बॉडी लैंग्वेज थी और इनोसेंस वो बंदे की। और नीरज ने लिखे थे डायलॉग। एंड प्रियदर्शन व्हेन ही डायरेक्ट्स, कुछ फिल्मों में ऑफ कोर्स थोड़े वो भी हो भी जाते, गलती हो जाती है, बोलूँगा कॉमेडी में सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बड़ा अच्छा रहता है। वो आपको बहकने नहीं देते। ही वोंट अलाउ यू टू गेट कैरिड अवे। और अहम बात, सबसे अहम बात यह है कि सामने वाले बंदे का रिएक्शन, इफ दैट गाय इज नॉट रिएक्टिंग, माय कॉमेडी विल नेवर एवर वर्क। कॉमेडी डजंट वर्क इन आइसोलेशन, इट वर्क्स इन टैंडम। ये समझना चाहिए। कोई भी अगर करे कि भाई मैंने ये कर दिखाया, तो भाई सामने वाला कौन था वो भी बताना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसा था ये त्रिकोण? दो एक्टर्स के साथ, इनके साथ आप पहले काम करे थे? पहले अक्षय के साथ मैंने काम किया था, सुनील के साथ भी काम किया था मैंने। बट यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे आर वेरी सिक्योर्ड एक्टर, राइट, और अच्छे इंसान हैं। वो आपको करने देते हैं आपका। और अगर कोई इम्प्रोवाइज करते, क्योंकि हम थिएटर से हैं तो नीरज भी थिएटर से, तो काफ़ी इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। तो वो कुछ ज़्यादा वो नहीं होता था, मज़ा आता था, हंसते खेलते। उनके ऊपर भी कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं थी, ना ही वो किसी के ऊपर डिमांड डालते थे, तो हंसते खेलते हो गए। मैं सच कहता हूँ, जब हेरा फेरी हम कर रहे थे, हमको पता ही नहीं था। हमको लगा था ये फिल्म कर रहे हैं, ये इतनी कॉमेडी है, ये इतनी भी कॉमेडी, वो भी हमको पता भी नहीं था। कभी कभी होते अच्छा जोक, अच्छा ये, बस दैट्स इट। सो मच सो कि जब ये फिल्म तैयार हो गई और फिरोज नडियादवाला साहब प्रोड्यूसर ने देखी, अब उन्होंने अकेले फिल्म देखी, यू आर डेवास्टेटेड। तो अरे क्या है यार, अच्छा, हाँ ये क्या बना है यार, ये क्या है, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बाद में प्रियन जी ने बोला यू सीट, लोगों के साथ में बैठ के देख। जब उन्होंने देखी लोगों के साथ में बैठ कर, पीपल वर फॉलिंग, तब उनको अरे हाँ यार नहीं ये फिल्म है यार। पर अगर आप कॉमेडी आइसोलेशन में देखोगे तो आदमी डर जाएगा। कॉमेडी क्या है कि इन कॉमेडी यू लुक एट इट, इन ट्रेजेडी यू पार्टिसिपेट एज अ व्यूअर। तो ये काफी कॉमेडी का ऐसा हुआ है, जब अकेले बैठ के देखो तो हार्ट अटैक आ जाए। अपने साथी कलाकारों में किन के साथ काम करना आपको ज़्यादा अच्छा लगा? काम करना आपको नसीर भाई, ओम जी। कुछ किस्से हैं? हाँ, कुछ किस्से हैं उनको बताना चाहेंगे? ओम जी के साथ तो मालामाल वीकली में बहुत मज़ा आता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, इतनी केयर लेते हैं। एंड उनके साथ काम करो तो ही इज फ्लोइंग, यू नो, लेबर्ड परफॉर्मेंस नहीं लगता उनका, इज सिंपली फ्लोइंग। और मज़ा कैसे कि जैसे एक सीन में मैंने ऐसा सर पे तौलिया डाला हुआ था, नैपकिन जैसा। बोलो परेश तू ये क्या कर रहा है? मैंने नहीं तौलिया डाला, गाँव वाले करते हैं। वो तो अच्छा किया तूने मुझे बता दिया। अभी इसके अगले वाले सीन में मैं डालूंगा ताकि लोग बोलेंगे कि तूने ओम जी का कॉपी किया। एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। बट वेरी नाइस पीपल, और सीखने को मिलता है उनसे। बैठे बैठे बात करो तो दो पते की बात होती है। उसके बाद मैं कहूँगा तो मज़ा आया तो जो हीरो लोग हैं, रणबीर कपूर, अच्छा, संजू के अंदर काम किया था, वो बहुत मज़ा आया मुझे, फैंटास्टिक एक्टर। फिर ऑफ कोर्स अक्षय के साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स आई हैव डन। आमिर के साथ भी मैंने एक दो फिल्में की है, शाहरुख के साथ की है। वो सब अपने हिसाब से सब ठीक है। मैं एक बात नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कोई सुपीरियर एक्टर नहीं है, कोई इन्फीरियर एक्टर नहीं है, कोई इक्वल एक्टर भी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे बराबर है, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। तो ये जो है कि भैया ये सुपीरियर, ये बात ही गलत है। इस नज़र से देखना ही नहीं चाहिए किसी को। सपोर्टिंग एक्टर, हाँ हाँ वो हमारे लेवल इंडस्ट्री के जी बिल्कुल अवार्ड फंक्शन में देने के लिए इंट्रोड्यूसिंग एक्टर इन ब्लैक पैंट ऐसा।
अपने बच्चों के बारे में बताइए। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग आदित्य एंड अनिरुद्ध। क्या उम्र है उनकी? अनिरुद्ध 34, आदित्य 31। अनिरुद्ध जैसा मैंने बताया होटल मैनेजमेंट में था और फिर आके कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है। देन ही जॉइंड, बाद में नसीर भाई का ग्रुप ज्वाइन किया। देन ही असिस्टेड अली जफर इन 3 फिल्म्स एंड उनको एक्टिंग करनी है, लेकिन मैंने बोला बेटा रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि एंड ही हैज ऑल द क्वालिटीज दैट नीड्स टू बी फोकस्ड अबाउट इट, और अपने आप को थोड़ा चार्ज करने की जरूरत है, बिकॉज वो सेरेब्रल है। हर चीज को इतना अच्छा एनालाइज करता है वो, स्क्रिप्ट हो, किरदार हो, मैथोडिकली। और आदित्य ऑन द अदर एंड वो कूद पड़ता है, एंड ही इज अ वेरी गुड फुटबॉल प्लेयर एंड वेरी गुड राइटर, बिकॉज ही वेंट टू NYU प्ले राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग के लिए। और एक प्ले उसने लिखा था क्वीन नाम का, विच प्रीमियर्ड इन ऑफ ब्रॉडवे। और ये क्या होता है कि ये बाप होने के नाते या तो ज़्यादा ओवर क्रिटिकल हो जाते हो या तो ज़्यादा ओवर सिंपैथेटिक हो जाते हो। तो मुझे लगता है आई एम अ रॉन्ग पर्सन टू जज हिज एबिलिटीज। इसलिए मैं जो उसका जो काम है, उसके जो दोस्त लोग हैं, उनके जो क्रिटिक है, उनको मैं पूछता रहता हूँ, बोलता ये है सब बताते रहते हैं। बट जस्ट टू इस क्रेडिट, अभिजात जोशी हैड रिटन, उनका काम देखने के बाद में जो रेफरेंस लेटर लिखना पड़ता है ना, वो अभिजात जोशी ने लिखा था। ये मैं एक सपोर्ट में कि भैया वो अच्छा राइटर है, उसके सपोर्ट में। ही सरप्राइज मी इन बम्फार्ड नाम की फिल्म में। अच्छा। एंड देन ही सरप्राइज मी इन फराज, जो हंसल भाई ने डायरेक्ट की। एंड कीप्स ऑन सरप्राइजिंग मी एज एन एक्टर, which was never on his agenda. वो जिस दिन जा रहा था, रात को 10 साढ़े 10 बजे आता, मतलब कहाँ से आ रहा है? नो मैं लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ फलाने को। मतलब ठीक है। एक दिन बैग भर रहा था, मतलब कहाँ जा रहा है? बोलता मैं शूटिंग पे। तो इतनी बड़ी बैग क्यों? बोलता मैं 1.5 महीने के लिए। बोले ऐसा कौन प्रोड्यूसर 1.5 महीने के लिए राइटर को लेके जा रहा है यार? बोलता आई एम नॉट राइटर, आई एम एक्टिंग ऑल्सो। और ही शॉट इन कानपुर। अच्छा। या फॉर 1.5 month बम्फार्ड नाम की पिक्चर। तभी मुझे पता चला। बाद में मुझे अनुराग ने बताया, यार हमको तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा बेटा, इसने कभी बोला भी नहीं। और रंजन जो है डायरेक्टर, उसने भी कहा हमको पता ही नहीं चला, हमको तो 15-20 दिन के बाद पता चला आपका बेटा है परेश जी। मतलब अच्छा है ना यार, अपने बलबूते पे कर रहे, करने दो। तो ये है सेल्फ मेड और सीख रहे हैं। और एक बात सबसे खूबसूरत बात यह है, जो करते हैं दिल लगा के करते हैं काम। कैसे पिता हैं आप? मैं हद से ज्यादा थोड़ा लिबरल हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी जैसे थे वैसा ही मैं हूँ। लेकिन मेरे पिता जो, मैंने काफ़ी मस्ती की है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बच्चों को गलती करने का मौका देना चाहता हूँ। वो गलतियाँ उनको जो सिखाई गई वो मैं कभी नहीं सिखा पाऊँगा। क्या अक्सर जब भारत के युवा, या पता नहीं और देशों में पता नहीं, लेकिन हम जब पिता बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसी सांचे में ढल जाते हैं जैसे हमारे पिता थे अनजाने में, या एक रोल मॉडल के तौर पे जानबूझकर? वो तो आप तो अनकॉन्शियसली आप ढल जाओगे, बट जैसे टाइम डिमांड करता है वैसे आपको उस हिसाब से भी अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा है कि मेरे कुछ मैनरिज्म मेरे पिता की तरह हो रहे हैं। कुछ हो सकता है कोई फ्रेज़ हो मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, या हाथों को इस्तेमाल करने का तरीका, या ऐसा आपने गौर किया? मैं भी मेरे बच्चों में देखता हूँ मेरी तस्वीर। जब कहते हो उनको, जब वो बैठे कोई काम करते हैं, मैं दूर से देखते रहता हूँ, लगता है यार मैं भी ऐसा ही रहूँगा इस उम्र में। ये संक्रमण पड़ी होगी आपने। जो नसीर भाई ने बहुत अच्छा प्ले किया था उसको। नसीर भाई थे, सीमा पावा जी थी, जमील खान था, ब्यूटीफुल प्ले। ये वही है।
DNA उतरता है। और आपको, आपने अपने पिता की कुछ आदतें, हाँ, जैसे? अरे अगर मैं बोल रहा हूँ तो उनको बोलना है तो उसके पहले तो कुछ अलग अलग करना, तो आपका ध्यान क्या हुआ, नहीं अभी बोल तो क्या है, उस किस्म का डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और वो भी जल्दी गुस्सा हो जाते थे कभी कभी, मैं भी जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ। वो भी एंग्शियस थे, मैं भी एंग्शियस हूँ। उनको भी ये था कि बच्चों के लिए कुछ करना, उन्हें पैसे के बारे में सोचने का नहीं। वही बात जिसने 300 रुपये निकाल के दे दिया था। बच्चे मांगते हैं, चलो बच्चों की खुशी अल्टीमेट है, पैसे पैसे आएंगे जाएंगे। उनके बारे में बताइए। पिताजी के बारे में, उनका नाम पहले। डाया भाई। मैं तो ये कहूँगा आपको कि मैं उतना प्यार करता था उनको कि जब वो चल बसे, वो 2-3 दिन के बाद में मैंने मेरी माँ से पूछा कि मैं उनको इतना प्यार करता हूँ तो मेरे प्यार में कहीं कमी होगी, क्योंकि ये चल बसे और मेरी सांस अभी भी चल रही है। He was a amazing guy, self-made man, absolutely. और जिन्होंने मेरी जनेऊ के अंदर पूरा बैंक बैलेंस साफ कर दिया था, क्योंकि ब्राह्मणों में जनेऊ लाइक मैरिज, वो 64 में 4,000 रुपये का बैंक बैलेंस था उनका, और अलग हुए थे सर्विस से। वो जो कॉम्पेंसेशन मिलता है, उनकी 20 साल की सर्विस थी, उनका कॉम्पेंसेशन मिला था, वो पूरा मेरे जनेऊ में लगा दिया था। कुछ भी होगा खड़े हो जाएंगे, कुछ भी होगा। बट उनका कमाल का ये था कि अगर आप ब्लेम कर रहे हैं मुझे तो आपकी बात मानेंगे, मेरी नहीं मानेंगे, क्योंकि वांट टू नो द ट्रूथ। क्योंकि बोलते अगर मैं मेरे बेटे की साइड लेने लगा तो मेरा बेटा बिगड़ जाएगा। लेट मी हियर दिस गाइस वर्जन, ताकि मेरे बेटे को भी पता चले कि बाप सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ अंध माने सिर्फ साइड नहीं ले रहा है बेटा होने के नाते। एंड 1-2 बार बिजनेस पे उन्होंने धोखे खाए थे। बोलते यार देखो, धोखा करना उसका काम है, हमारा काम विश्वास करना है। हम विश्वास करना बंद कर दें तो हम अपने आप को मार रहे हैं। कोई तीसरा आएगा वो नहीं करेगा, तो कहीं दोनों ने कर दिया, तीसरा नहीं करेगा। इटर्नल बिलीवर। और ही वॉज नॉट अ सोशल वर्कर। और जिस दिन वो चल बसे उस दिन हमारे रोड की सारी दुकानें बंद थी, कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग आए थे। और हम रहते थे जहाँ पे रहते थे, एक घर जो था, छोटा सा घर था, तो काफ़ी लोग उनको मिलने को, बिकॉज उनका नेचर ऐसा था, मजाक किया, हंसी मजाक करने का। हमारे घर से पार्ला स्टेशन हार्डली 10 मिनट की दूरी पे था, लेकिन जब वो ऑफिस जाने के लिए निकलेंगे तो एक चाय वाले की दुकान थी, वहाँ खड़े, चाय माने जो चाय की पत्ती बेचते हैं वो दोस्त थे उनके, वहाँ पे खड़े रहेंगे। फिर अरे ढाया भाई जा रहे तो मेरा ये काम कर देना, टाउन में जा रहा, हाँ। फिर लॉन्ड्री वाला वो भी उनका दोस्त था। फिर आगे चले तो दूसरा एक बंदा दोस्त था। फिर एक होटल आती थी, तो जो 10 मिनट की वॉक होती थी उन दिनों, वो कम से कम वो 20-25 मिनट चलती थी। और मैं चलता था साथ में ब्रीफकेस लेके उनके, तो मुझे भी लंबा धूप में, क्योंकि जब वो जाएंगे ट्रेन पकड़ेंगे तब जाके मैं उनके जाने के बाद में सिगरेट पी सकूंगा। तो भाई मेरी तलब इतनी होती, अरे जल्दी करो, खत्म करो, चलो अभी हो गया करके। एंड ही वाज किसी के भी काम में हाजिर, कभी किसी को ना नहीं बोलने का। तो ये जब हुआ, 2-2.5 हज़ार लोग आए थे उनकी स्मशान यात्रा में। ये कब की बात? 1989, 18 अक्टूबर। आपकी क्या उम्र थी तब? तब ये 34। और दूसरी बात, जब छोटे घर के अंदर काफ़ी लोग मिलने को आते थे, काफ़ी चप्पल बप्पल पड़े रहते थे।
तो मैं बोलते यार ये क्या है, हम भाई बोलते थे, भाई ये क्या, मतलब बेवकूफ़ यही सही बैंक बैलेंस है तुम्हारा, लोग मिलने को आते हैं, तेरे बाप ने यही कमाया है। माँ के बारे में बताइए। अरे यार तो क्या बताऊँ माँ के बारे में, वो तो लाइक, उनका नाम बताइए। धनलक्ष्मी, एंड ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। एंड जब पिताजी चल बसे तो, और हमारा ये था कि हमारा 2 भाई, मेरा एक दूसरा भाई है, तो होते हैं ना सगे वाले डरा देते, अरे अभी अब कर लो जो भी है हिसाब किताब, ये दोनों की बहुएं आ गई है, कल उठ के कुछ हो जाएगा, आप अकेले नहीं संभाल पाओगी, ढाया भाई थे तो संभाल लेते। तो मेरी माँ ने एक बार बोला मेरे को, भैया जो है बोलो। मैंने, तू पागल हो गई है, उसको जो चाहिए वो ले जाए, मुझे नहीं चाहिए, मेरा चल रहा है। उसने भी अपनी, क्योंकि धंधे वो जो पिताजी का तो भी थोड़ा धंधा तो मेरा भाई संभालता था, तो मैंने धंधे के तो जो भी वो मेरा भाई है, मेरे भाई का मेरा है, चल रहा है, बहुत हो गया। तो शी वर वेरी हैप्पी कि चलो संस्कार हमारे ये है, कोई छीना झपटी नहीं हो रही है। अपने भाई और बहन के बारे में बताइए। मेरा भाई बेचारा बहुत हैप्पी गो लकी है। क्या नाम है उनका? हिमांशु, ही इज यंगर टू मी, ही कुड हैव बीन अ वेरी गुड एक्टर। ओके। तो मैंने एक दिन उसको बोला, मैं यार तू भी एक्टिंग करेगा, मैं भी एक्टिंग करूँगा, तो बाप का धंधा कौन संभालेगा? वो तो ठीक है, मैं धंधा संभालता हूँ, तू एक्टिंग कर। ही इजीली अग्रीड। एंड स्माइलिंग, माने उसको कोई भी आएगा वो झेल लेगा, है उसका सीना मजबूत है। एंड माय बोथ द सिस्टर्स आर ऑल्सो सेटल्ड, मैरिड है, बड़े बच्चे भी बड़े हैं उनके, या वो भी इजी। स्वरूप जी के बारे में बताइए। अरे भैया क्या बताएं, शी इज माई लाइट यार, गजब। माने मैं इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल मॉडेस्टी, मैं लकी हूँ, मैं सिंपली लकी हूँ और कुछ नहीं। मेरे में जो भी पवित्र है, जो भी कुछ है, अच्छाई है, वो उसकी वजह से, मेरी माँ की वजह से, और कोर्स बाप की वजह से। बट वरना आई एम इनकेपेबल ऑफ सर्टन क्वालिटीज बिकॉज ऑफ हर। जो ठहराव है, जो क्वालिटी आदित्य और अनिरुद्ध में है, काम करने की, वो स्वरूप की देन है, मेरी देन नहीं है वो। टेनेसिटी, बी एट इट, रेन और शाइन। वरना ये कौन लड़की है जो 2005 या 2006 में, 2004 में, when we are touring America with our plays and all that, मतलब परेश मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। मतलब क्यों? तो मुझे पीएचडी करनी है। तो पीएचडी करनी क्यों? बोलता यार मैं जब मिस इंडिया बनी ना, तब मैंने कहा था मुझे बच्चों के लिए कुछ काम करना है, अभी अपने बच्चे बड़े हो गए एंड भगवान के दया से तेरा भी काम ठीक ठाक चल रहा है, तो आई वांट टू वर्क इन एजुकेशन, तो मुझे पीएचडी करनी है। वुस्टर यूनिवर्सिटी, तो शी जॉइन अन्नामला यूनिवर्सिटी and she stayed in London for a month and a half. She did her PhD and started working in education. और गांव में रहती थी 15-15, 20-20 दिन तक, टीचर को ट्रेन करती थी, बच्चों को ट्रेन करती, लाइफ स्किल प्रोग्राम बहुत ह्यूज, बड़े पैमाने पर। और हमने तय किया था कि किसी एनजीओ के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, हमको पैसे चाहिए ही नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको स्वरूप को बुलाना है तो बुला लीजिए, वो आएगी, स्वरूप को भी पैसा नहीं चाहिए। वी डोंट डील इन मनी और वी डोंट डील विथ मनी। वो आएगी, दैट्स इट, वो करेगी। उनसे कैसे मिले आप? अरे 1975 में आई हैड गॉन टू सी अ प्ले एंड आई सॉ दिस गर्ल एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड, ये लड़की मेरी वाइफ बनेगी। अच्छा। मेरा दोस्त बोलता है बेवकूफ, हम जिस कंपनी में काम करते
उसके बॉस की बेटी है ये। ओके। मैंने बोला भैया किसी की भी बेटी हो, किसी की भी माँ हो, बहन हो, मेरे को ये मेरी वाइफ बनेगी। एंड वी गॉन स्टडी फॉर 12 years। अच्छा। 87 में वी गॉट मैरिड। एंड आई हैड आस्क्ड, मैंने बोला यार देखो मुझे बहुत पसंद हो। एक होता है ना, एक ऊपर वाला बुलवाता है आपसे और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एंड शी वाज फैन ऑफ माय एक्टिंग, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज वगैरह करता था। तो मैंने यार आई वांट टू गेट मैरिड टू, बट कमिट, यस और नो, डोंट टेल मी लेट्स नो ईच अदर। वो मतलब मरते दम तक कोई किसी को नहीं जान सकता। कमिट, क्योंकि पहले मैं एक बहुत बड़ा झटका खा चुका था। अच्छा। तो मेरे में वो पेशेंस नहीं थी यार। तो कमिट कर। तो बोलते ओके। अरे बात हो कि इतनी बिज़ार लगती है ये बात, ऐसे देखा जाए तो ट्रूथ है मेरी जिंदगी का। तो वो जो मोमेंट जब आपने देखा उनको पहली बार और वहाँ से आपकी रिलेशनशिप शुरू होने तक, वो दूरी कैसे तय की आपने? वो तो आपके कंपनी के मालिक की बेटी थी। हाँ, बट मैं उस कंपनी का बेस्ट एक्टर था। उनके पिताजी को तो बाद में पता चलेगा ना, धीरे धीरे करके। ऐसा ही होता है ना, माँ बाप को बाद में तो पता चलता, पहले पूरे मोहल्ले को पता होता है। सही है। तो बाद में क्या, लड़की का भी रिजल्ट देख के फिर माँ बाप भी है, चलो है अभी लड़का अच्छा है धीरे। बट मैं फिल्मों में तो काम करना तो मैंने 84 में शुरू किया। तब तक she was the star, she came into films earlier, right, she became Miss India वगैरह, right, 79 में she became Miss India, and then television, ये जो है जिंदगी वगैरह। और दूसरी बात ये है कि जो मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, सब बात है कि इंग्लिश मीडियम मतलब she was from cathedral school, I was from गुजराती मीडियम स्कूल। तो मेरे लिए वो खौफ नहीं है कि भैया अंग्रेजी है, वो ठीक है। तो मेरे लिए वो बट होता है ना, अगर देखने जाओ तो टैली ही नहीं हो रहा है। ऐसा लगता था कि दो अलग दुनिया है। बिल्कुल। उसका कपड़े वपड़े पहनने का अंदाज ये वो, और मैं बिल्कुल। उन्होंने एक्टिंग को और आगे परस्यू नहीं करना चाहा? एजुकेशन में बहुत मज़ा आ रहा है उसको। इसी सेड कि मुझे अगर कोई अच्छा रोल मिलेगा, जैसे उरी में किया, ओकी और कामे किया, मुझे अच्छा रोल मिलेगा तो मैं करूँगी। वरना मुझे बोलता है देखो मुझे ये पता है अभी मुझे माँ के ही रोल मिलेंगे या भाभी के ही रोल मिलेंगे, हीरोइन का रोल तो मिलेगा नहीं। वो तो शी नोज इट वेरी वेल। तो हमारे घर में रियलिटी चेक बहुत अच्छा है सर सबका। हम फालतू नोशन को पैम्पर नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा सुख तो वो है। तो मुझे बोलते मुझे मिलेगा नहीं, तो उसके लिए मैं जो इतना अच्छा काम करूँ वो मैं क्यों बर्बाद करूँ। और ये कहाँ से आया एजुकेशन के लिए जो पैशन है? उसने ये जो कहा था कि मैंने मिस इंडिया के टाइम कहा था मुझे बच्चों के लिए कुछ करना। एक बात तो मैं बताना भूल गया, दुबई के अंदर एक प्रोग्राम होता है जी। वर्ल्ड की जितनी भी स्कूल से कंट्री, वर्ल्ड के जितने भी कंट्री, मैं वही मेंशन करने वाला था जो ग्लोबल टीचर्स का। या ग्लोबल टीचर का 117 फर्स्ट 10 टीचर में थी वो। राइट, वेरी नोवेल मेथड इन टीचिंग। जी जी जी। या ये अभी ये अभी 2-3 साल पहले दुबई में हुआ था। या तो मैं भी दंग रह गया था। एंड प्राइज बनी तो छोटे बहुत, जो बंदा जिससे किया था सुनील वार्की फाउंडेशन, $1 मिलियन का प्राइज मनी, $1 मिलियन प्राइज फॉर टीचर। और वो फंक्शन मैंने देखा था तो यू जैकमैन वगैरह आए थे। कम से कम सर उसने सब एटलांटिस होटल में ठहरे हुए थे, जितने भी थे सबको माने कम से कम 500 लोग होंगे। माय गॉड, एवरीथिंग ऑन द, जो खाना है जो पीना है वो पियो। ऑफकोर्स उन्होंने कहीं से जुगाड़ किया पर व्हाटएवर। एक टीचर के लिए इतना बड़ा फंक्शन रखना वो अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अब उनका आगे किस तरह का काम होता है? क्या वो गांव में बच्चों के साथ या टीच करती हैं, क्लासेस लेती है टीचर्स? वो तो बहुत she had taught more than 2.5 lakhs टीचर्स। या
तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे गांव के उससे उनको हाँ बोलिए सर, कभी भी मोर देन विलिंग, मोर देन विलिंग, सो वैल्यूबल। आपने अपने गांव का जिक्र किया था सुबह, लेकिन हम उस पर वापस जा नहीं पाए। जहाँ वापस गए और फिर आपने देखा कि उसका बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट। बेक्ड बीन्स ऑन टोस्ट, थोड़ा झटका लगा। यार ये क्या कन्वर्ट हो गया यार मेरा गांव, सिंथेटिक कैसे हो गया यार। वहाँ जाते थे आप? हाँ जाता था मैं मुंबई से जी। हाँ। वो क्या अनुभव थे वहाँ के? हाँ वहाँ के क्या अनुभव थे उस वक्त? मुझे मजा आता था, पर गांव में जाता था मुझे मजा आता था। अच्छा है वैसे कि चलो भैया गांव डेवलप हो रहे हैं, बट दे गिव बैक आल्सो, यू आर सेइंग। या तो कच्छ के अंदर तो सबसे ज्यादा चैरिटी होती है। हम लोग एक महानता पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, मजे की बात है। तो हमको एक चौल के अंदर, तभी वैनिटी का जमाना नहीं था, एक ही वैनिटी होती थी, वो वैनिटी संजू और माधुरी दीक्षित के लिए होती थी। बाकी वो एक चौल सिस्टम है, सोचनपाल करके चौल है दादर में। तो उसमें एक कमरा दिया गया था, वो कमरे में मैं, अमरीश जी, जितेंद्र साहब और भी एक बंदा रहता था बैठने के लिए। उसमें एक एसी लगा हुआ था, असेंबल्ड एसी। वन रूम जो होता है ना, कोने में एक छोटा सा पानी का वो बनाया हुआ है जिसमें मटका वटका है, और बेड के ऊपर बैठे हैं, एक चेयर है, दूसरा एक इजी चेयर, दैट्स इट। इतना छोटा सा कमरा। तो वो जो बंदा था, वो जिसका कमरा था, उनका दूसरा कमरा बगल में भी था चौल में। तो 12 साढ़े 12 बजे वो कमरे का मालिक आया, नमस्ते नमस्ते। तो जीतू साहब को है ना शौक है जानने का। अरे अच्छा क्या करते हैं आप, पैसे पूछा। बोलते नहीं साहब हमारा तो दुकान है। कहाँ पे है दुकान? तो मस्जिद बंदर में। अच्छा कितने गाले का है? गाला माने बोलते है ना वो एक है, दो है, हाँ, एरिया। हाँ 3 गाले का, 3 गाले का मस्जिद बंदर में दुकान। अरे वाह, क्या करते क्या? साहब हम एक्सपोर्ट करते हैं। क्या एक्सपोर्ट करते हैं? तो बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा कहाँ करते हो? तो हम भी इधर करते हैं अपना इजिप्ट और रशिया वगैरह। अच्छा कितना टर्नओवर हो जाता है? जीतू साहब तो बिल्कुल बिजनेस में मेनली तो कितना टर्नओवर? हमें साहब अभी ऐसा है। तो वो बेचारा थोड़ा सा हेजिटेंट, नहीं अभी ये था, तभी जब ये रशिया का ये नहीं था तभी ये हो जाता था। कितना हो जाता था? 250-300 का, 250-300 करोड़ का हो जाता था। सर बात मैं कर रहा हूँ 94-95 की। जीतू साहब हैं, उनको लगा ये क्या 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 बोलता 250-300 करोड़ को। 250 वो भी बेचारे नहीं वो तो अभी क्या टाइम खराब है, वरना पहले तो 400 तक जाता था। मैं 400 करोड़ का होता था। अच्छा फिर क्या करते हो इतने पैसे का? नहीं हमारे गांव में है ना, गांव में हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, 80% पैसा उनका गांव में जाता है सर। वो चले गए। बाद में अमरीश जी बोलते अरे काके खाने के लिए रोटी चाहिए, सोना चांदी थोड़ा खाएगा। ये आदमी गांव में पैसा अपना लगाता है यार, चैरिटी करता है वहाँ पे जहाँ से आए। ये वो सिंपल पजामा पहना हुआ था, बुश शर्ट पहना हुआ। तो हमने स्कूलों की बात की। अब मैं बहुत कीन हूँ कि मैं आपको सुबह हमारा स्कूल दिखाऊं। यस यस। और हमारा वर्चुअल क्लासेस दिखाऊं और आप बच्चों से कुछ बात करें। हैव अ नाइस स्लीप। और यस यस यस, मजा आया। मिलता है फिर। तो ये हमारी पापा मम्मी की जो 50 साल की तपस्या है, और उस पर कैसे हम भविष्य बिल्ड करें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो वो एक छोटी सी कोशिश हमने लगभग 4 साल से की है।
ओके। गांव के बच्चे कैसे इस दौड़ में एकदम पीछे न रह जाए, हाँ, कैसे वो भी कनेक्टेड रहें नए करियर से, नई शिक्षा से, कंप्यूटर से। बहुत अच्छा सेइंग है यार, आई डोंट नो किसका है। जी। जब एक स्कूल का दरवाज़ा खुलता है, एक जेल का दरवाज़ा बंद होता है। क्या लाइन है यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। यहाँ जंगल था पता आपको? हाँ, मुझे बताया था या अच्छा घर यही दो यामी जी, कमरे थे, पापा। कब से जुटे हैं यहाँ पे 72 से। और यही स्कूल है जो इस एरिया को एजुकेशन लड़कियों को दे रहा है। यहीं पर एक झोपड़ी से शुरू हुआ। केवल यहाँ छप्पर की झोपड़ी थी और हमारी कुर्सी मेज थी। बहुत बड़ी तपस्या है ये। और बच्चे और ये लोग साहब सब नैनीताल, हम अकेले यहाँ रहते थे। लेकिन आप अब दोबारा कभी आएंगे कि नहीं आएंगे? ये देखिए पापा आ गए आपके फैन, नमस्ते, बाबू भाई। बाबू भाई भी और बाबू भाई या वल्लभ भाई? वल्लभ भाई। आपका से इतना दो आपके दोनों रूप आपको बहुत परेश पसंद भाई तो कमाल के हैं। थैंक यू। आप प्रवीण है अध्यापक। हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते। तो हाँ, मैं बता रहा था परेश भाई को, वो मंत्र मुग्ध रह गया था कि जब एक लिमिट, एक किनारे पर पूरा जो कॉमेडी है ना पूरा करते हैं आप, एक किनारे पर तो बाबू भाई जिसमें आपको गंभीर होने ही नहीं देता है पूरा फिल्म जो है हर समय, और दूसरे किनारे पे वल्लभ भाई जहाँ पर हंसने मुस्कुराने की गुंजाइश बहुत कम है। वल्लभ भाई का तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो प्रधानमंत्री एग्जैक्टली नहीं हुए पहले, लेकिन कोई बात नहीं, गृह मंत्री के रूप में उन्होंने जो कुछ दिया इस देश को एक करके, या वो असंभव था, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे के वश का नहीं था। आपकी पत्नी वैसे तो टेलीविज़न, वो भी कलाकार नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो वो ये जो है ज़िंदगी सीरियल आता था, अच्छा, हाँ, तो उसमें वो प्रमुख भूमिका निभाती थी। और लेकिन अब वो शिक्षा में बहुत इन्वॉल्व है और अभी एक ग्लोबल टीचर्स को रिकग्नाइज़ किया गया था, उसमें टॉप 10 टीचर्स में थी स्वरूप संपत जी। तो मैं ख़ास करके आपको हमारा एजुकेशन का दिखाने जा रहा हूँ, और फिर उनको भी हम किसी दिन आमंत्रित करेंगे या उनका मार्गदर्शन चाहेंगे कि शिक्षा के लिए। मुझे जितनी एक्टिंग में खुशी नहीं मिलती, उसको इतनी पढ़ाने में खुशी मिलती है। सही। ओह, अरे वाह, टोटली इनटू इट। अरे वाह। तो ऊपर दिखा के लाता हूँ। टीचर कहीं हाँ, और बच्चे यहाँ पर, और रोज़ लाइव क्लासेस ओके। अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ये सॉल्यूशन है रूरल एजुकेशन की प्रॉब्लम का। आइए, तो डायरेक्ट करंट, आइए डायरेक्ट करंट कौन सी हो, है ना? तो अभी भी मैंने कहा, आइए परेश भाई यहाँ आइए। करंट जो है वो एक आपकी कौन सी है, अल्टरनेटिंग करंट, एंड सेकंड इज ठीक। अगर या तो मैं ऐसे ये तो चैप्टर हो गया, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। लेक्चर में कंसर्ट जी, Can I interrupt you for a moment? ये चालू है, ये चंडीगढ़ है। गेस्ट आए, अगर आप देख सकते हैं। हेलो आस्तिक, परेश रावल जी मेरे साथ हैं, मैं नीलेश हूँ। कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार। चारू कैसी हैं आप? नमस्ते, नमस्ते चारू जी। तो फाइनली मुखातिब हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो परेश जी, मेरी इंटरेक्शन बच्चों के साथ ओवर हो गई थी।
आस्तिक जी फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आई वाज जस्ट स्टेइंग इनटू द क्लास बिकॉज आई थॉट लेट मी से हेलो, मैं आपसे मिल पाऊँ। सो ये करंट क्लास जो चल रही है ये फिजिक्स की चल रही है और आस्तिक जी ने पढ़ाते हैं। ये जो लीप है कि आप गांव से आप एक बहुत बड़ी दीवार को तोड़ते हुए जो तक रही है और उन करियर्स की ओर जाएं, एटलीस्ट उनके बारे में जानकारी मिले और फिर एम्बिशन आ पाए इन्हीं बच्चों को, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि शायद इनका तरीका सोचने का बदल रहा होगा। आप कुछ बताना चाहोगे बच्चों, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, लड़कियां नहीं बोलती हैं, बोलती तो हैं। हाँ, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहा है कि क्या कैसे जब से हमने नई तरह से शुरू की है ये शिक्षा पद्धति, उनको क्या सोच में या उनके पढ़ाई में क्या अंतर आया है? कोई भी? हाँ हाँ हाँ। पहले ऐसा था कि पहले हम लोग जब पढ़ते थे ऑफलाइन तो उतना अच्छा नहीं लगता था हम लोगों को, मतलब जो ज़्यादा नॉलेज है, हम जब से ऑनलाइन पढ़ना चालू किए तब से हम लोगों को मतलब तरह तरह के ज्ञान, मतलब बाहर से जो नॉलेजफुल टीचर होते हैं उनसे जब बात करते हैं तो हमारा आई कांटेक्ट और हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो भी बहुत सारा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हम लोग हम बहुत सारा हिचकिचाते थे कि कैसे बात करेंगे दूसरों से, तो कोई बाहर से आता था। लेकिन जब से हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, नए नए टीचरों से मिलते हैं, तब से हम झिझक हुई है वो हमारी ख़त्म हो गई है। और काफ़ी वो जो टीचर होते हैं वो हमको हमारे सिलेबस के अलावा बाहरी चीज़ भी बहुत सारी बताते हैं कि बच्चों ऐसा भी कोर्स होता है जो आप लोग इंटर के साथ साथ कर सकते हैं, जिससे आप भविष्य में बहुत सारे आगे जा सकते हैं। तो हम लोग को ये ऑनलाइन के माध्यम से बहुत सारी सुविधा जो मतलब प्राप्त हुई है उनको बहुत अच्छा लगता है इसे। और टीचर की मार भी नहीं खानी पड़ती है। चलिए उधर और बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ आइए, चलो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। तो लखनऊ में ऐसी कोई दूसरी कोई है ही नहीं? इंडिया में नहीं सर, इंडिया में किसी गांव के स्कूल में डेली क्लासेस ऐसे हो ही नहीं रहे। वही तो कोई फीड कहाँ से आता है? ये लोग लाइव बैठे ना उधर, अच्छा, रोज लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, ये कोई रिकॉर्डेड नहीं है। हाँ ओके। और हमने ये लगाया ये कोविड में। अरे हाँ आपने बताया था जी। इतने आयोजन की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही इनफॉर्मली बोल लेंगे। जी 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 हाँ। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए, आप बैठिए सब। बच्चों, आप कई लोग तो आपको पहचानते होंगे। आप मेरे साथ कौन है? परेश रावल जी हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। तो आपसे इतनी दूर से मिलने आए हैं, हाँ, मुंबई से आपके पास, आपको आशीर्वाद देने आए हैं। आप कुछ पूछना चाहते हो, बोलना चाहते हो? पूछिए पूछिए। अरे वाह, पूछो। एक्टिंग करने का सर बहुत शौक है सर, मैं घर पे करती हूँ। एक्टिंग करने का बहुत शौक है, मैं घर पे करती भी हूँ। और अच्छा एक्टर बनना तो साहित्य से रुचि रखना, साहित्य से लगाव होना चाहिए आपका। साहित्य है, कविताएं हैं, ये सब पढ़ना चाहिए। सर पढ़ती भी हूँ, लिखती भी हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। या क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, बहुत धन्यवाद। अच्छा, और इधर पे एक बच्ची थी। हाँ जी, बोलिए। आपको मतलब जो मतलब आप एक्टिंग करते हैं, मतलब आपने यही क्यों चुना, मतलब कि मतलब कॉमेडी क्यों आपको अच्छी लगती थी? अभी होता क्या है, एक्टिंग को ही क्यों चुना? एक्टिंग को ही क्यों चुना? हाँ, ये मेरे अच्छी बात है। ये क्या होता था, मैं जब स्कूल में था, आपकी उम्र का था लगभग, आप इनकी उम्र का था, तो मैं स्कूल में मस्ती वगैरह बहुत करता था। हर बच्चा चाहता है कि सब मुझे देखे, अटेंशन चाहिए हर बच्चे को। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई रोते रहता है, कोई हंसते रहता है, कोई ना कोई कुछ अलग अलग किस्म के दाव खेलते रहता है। तो मेरा नसीब अच्छा था कि मेरे स्कूल में जो मेरे टीचर्स थे बहुत अच्छे थे, और मुझे कहा कि तू इसमें अच्छा है, ये तू चालू रखना। अभी तब तो उनको भी, तब मैं 10 साल का था, तब उनको भी नहीं पता था कि क्या होगा, न टीचर को कोई एक्टिंग के बारे में कोई ज्ञान था। लेकिन टीचर ने देखा कि ये बंदा जब खड़ा होता है बात करने के लिए तो बाकी के बच्चे ध्यान से सुनते हैं। तो कभी कभी
जो टीचर की बात नहीं सुनते थे, टीचर मुझसे कहलवाते थे कि जरा बच्चों को समझाओ, तो मैं टीचर का काम भी कर देता, लेकिन जिस अंदाज से मैं करता था तो उनको बहुत पसंद आता था। तो मुझे लगा मुझे यही आता है, आगे चलकर पता चला कि मैं दूसरा कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने ये चुना। और फिर लेकिन कड़ी मेहनत है, और मेरे जो टीचर थे उनके आशीर्वाद मिले, मेरे जो गुरु थे उनके आशीर्वाद मिले, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर आपका कोई भी काम है अधूरा रहेगा, वो पूरा नहीं होगा। उनके आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ आया लोगों के प्यार और दुआ की वजह से। आपको यहाँ आके कैसा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं एक बात कहूँगा, मैं जो आज ये इंटरव्यू में जितना बोला हूँ, जो मेरे अंदर के लेयर खुले हैं, उसके इसकी वजह देख तो ये वातावरण ने बहुत असर किया है, और इनका जो अंदाज है इंटरव्यू लेने का, सवाल पूछने का, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये शांत रस है, एकदम शांत रस है, चंदन लेप है। इनके साथ बात करना सुकून होता है। और ऊपर से वातावरण के बारे में मैंने सिर्फ टीवी में देखा था, लेकिन इसका जादू जब मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला कि आदमी अंदर से बोलते रहता है, निकलते जाता है, खुल जाता है। तो मैं इंटरव्यू नहीं, एक साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठा हुआ था और उस अंदाज से मुझे बहुत मजा आया है यहाँ पे। मैं बस परिचय कराना चाहूँ रामचंद्र जी का। वो जो आपने वर्चुअल क्लासेस देखी, हाँ, वो उसकी अगुवाई आप ही करते हैं। ओके। और उन्होंने इस उम्र में डिजिटल अपने आप को सिखाया और लीडरशिप ली, और यहीं के विद्यार्थी हैं। और यहीं के विद्यार्थी हैं। क्या बात है। तो बहुत बड़ी बात है। पापा मम्मी भी आप लोग की तरह बहुत बड़े फैन हैं परेश जी के, तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? बहुत फैन है। हाँ, देखिए 2 बार वहाँ कह चुके। नहीं तो आपको क्या अच्छा लगता है परेश जी की परफॉर्मेंस में? इतना अच्छा लगता है कि हम बताने में थोड़ा सा हिचक रहे, बता नहीं पा रहे, इतना अच्छा लगता है। आप कुछ कहना चाहते हैं पापा? हाँ, इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने भाई परेश जी को पर्दे पर देखा है? हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, किसी लोगों ने हेरा फेरी देखी है क्या? हाथ उठाओ। अरे गजब, अच्छा, ठीक है। तो उसमें मजा आया था? हाँ। तो लेकिन किसी ने सरदार देखी है क्या? नहीं देखी है, इसलिए तुमने एक छोर देखा है। हम यहाँ पर स्कूल में दिखाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, एक छोर देखा है, यानी व्यक्तित्व का इंद्रधनुष है पूरा, कि आपने जो विनोद, जो आनंद, वो तो देखा, लेकिन जो गंभीर, जो ऐसा व्यक्ति का चित्रण करना, जो व्यक्ति महानतम वर्तमान राजनीति का महानतम व्यक्ति था, तो वो बहुत गजब का है। जरूर नीलेश कह रहे हैं कि हम दिखवा देंगे। इन्होंने ही तो मुझे दिया था वो सीडी जो मैंने देखी थी। हमारे लिए भाग्य का दिन होता है जब ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में आते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा के स्रोत होते हैं, इंस्पायर करते हैं, हमें अपना रास्ता तय करने में मदद मिलती है। कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति कलाकार बने, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। जरूरी ये है कि हमें क्या अच्छा लगता है और किस चीज को हम एंजॉय करते हैं और किससे दूसरों का भी कुछ भला होता है। तो भाई परेश जी ऐसे ही व्यक्ति हैं जो काम, जो कुछ भी अभिनय करते हैं वो पूरी तन्मयता के साथ, और मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि उन्होंने जिसको कहेंगे सब कुछ उसी पर केंद्रित कर दिया जितनी देर वो करते हैं, तन और मन। तो इसलिए जो लक्ष्य तय करो सोच समझ के, मगर जैसे भी आपने कहा उस पर डटे रहो, उस पर चलते रहो और उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि भाई परेश जी का जो व्यक्तित्व है आप सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसलिए नहीं कि सब कलाकार बन जाओगे, इसलिए कि जो काम करोगे उसके शीर्ष पर जाओगे, टॉप पे जाओगे। बस आपका स्वागत है। आपका